जितने भी कंसेप्ट सिखाए थे उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। उसके पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है? सभी प्रैक्टिस कर लिया उसको। मैं एक किसी को डिस्कस कर दे रहा हूं, जो भी आपका मन करे वो मुझे बता दो। मान लो ये एक ब्लॉक है, कल वाला क्वेश्चन, तुम मुझे बता दो कौन सा डिस्कस कर दूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, किसके ऊपर फोर्स लगा के कर दूं डिस्कस? जल्दी बताओ। किस पे? तुम बताओ, तुम बताओ। बी पे। चलो भाई बी पे डिस्कस कर देता हूं, सी भी डिस्कस हो जाएगा। बी पे किधर लगाऊं? इधर लगाऊं, इधर लगाऊं? तो ये फोर्स एफ लगा दी एंड ऑल द थ्री ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो देखो इस कंडीशन पे क्या करेंगे, ये मेरे पास रफ सरफेस रहा, ये मेरे पास ब्लॉक ए रहा। थोड़ी जगह बना के बनाता हूं क्योंकि नोचेस ऊपर बनता चला जाएगा। सबसे पहले अब बी मूव कर रहा है और बी सी और ए दोनों को लेके जा रहा है। जिसपे फोर्स लग रही होती है जो दूसरे को लेके जाता है उसका नोच उसके पीछे होता है। तो सबसे पहले आप बी बनाओ और बी का एक ऊपर की तरफ नोच बना दो। बी किसको साथ लेके जा रहा है? सी को साथ लेके जा रहा है। तो बी के ऊपर क्या बनेगा? सी। बी के ऊपर क्या बनेगा? सी बनेगा, ठीक है। सॉरी, सी का नोच बी के आगे आए तभी दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। आ रही बात समझ? तो सी का नोच बी के आगे आएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये फोर्स अप्लाइड है, फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज फोर्स अप्लाइड। तो बी सी पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाएगा, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी, और इसके वजह से पीछे लगेगी फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू सी, है ना? ऊपर पे फ्रिक्शन फोर्स कौन लगा रहा होगा? सी पे लगा रहा होगा बी, और नीचे पे बी ड्यू टू सी। सिमिलरली ए और बी दोनों इकट्ठा मूव कर रहा है तो बी का एक नोच बनाओ और बी के नोच के आगे किसका नोच होगा? बोलो बेटा। ए का नोच होगा, ये ए है। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स किस पे लग रही होगी? ए पे लग रही होगी ड्यू टू बी, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ये किस पे लग रही है? ए ड्यू टू बी, एंड दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स बी ड्यू टू ए, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स बी ड्यू टू ए, ठीक है? तो इस तरह आपके पास सारी फ्रिक्शन फोर्स आ चुकी है। क्या पूरी बात क्लियर है? नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे पूरे कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। देखो क्लास हो block of weight 100 Newton, a block of weight 100 Newton lying on a horizontal surface, a block of weight 100 Newton lying on a horizontal surface just begins to move when a horizontal force of just begins to move
when a horizontal force of 25 Newton acts on it. 25 Newton acts on it. Determine the coefficient of static friction. Determine the coefficient of static friction. Concentrate करो बेटा. क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो. कह रहा है आपके पास ये एक ब्लॉक है ना. ये आपके पास एक ब्लॉक है जिसका वेट कितना है बेटा. आपको वेट ही सीधे 100 न्यूटन दिया हुआ है, तो डाउनवर्ड क्या लगेगा 100 न्यूटन. ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा नॉर्मल, है ना. एंड begins to move when a horizontal force of 25 न्यूटन acts on it. तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है बोलो बेटा 25 न्यूटन. कितनी फोर्स लग रही है इसके पास बोलो बेटा 25 न्यूटन. जस्ट अब ये जस्ट मूव करने वाला है, पीछे की तरफ क्या लग रही होगी बोलो बेटा इसके ऊपर फ्रिक्शन. अब बिकॉज यहां कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है, इसका मतलब क्या है ये ब्लॉक अभी जस्ट मूव करने वाला है. ये ब्लॉक अभी जस्ट मूव करने वाला है, तो क्या होगा यहां पर फोर्स. ये कौन सा बोलो फोर्स अप्लाइड. तो इस केस में क्या हो जाएगा बोलो बेटा फोर्स अप्लाइड की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी. बोलो यस और नो. क्योंकि जस्ट मूव पे फ्रिक्शन और फोर्स दोनों बराबर होंगे. फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको म्यू एस इंटू एन. यस और नो. और डायग्राम से क्या क्लियर है एन की वैल्यू किसके बराबर है 100 न्यूटन के बराबर है. सब्स्टिट्यूट करो बोलो बेटा फोर्स अप्लाइड की वैल्यू कितनी है 25. म्यू एस की वैल्यू पूछी गई है आपसे और एन की वैल्यू 100 न्यूटन. तो म्यू एस की वैल्यू कितनी हो गई 25/100. क्या होता है ये 0.25. तो म्यू एस की वैल्यू सीधे आ गई आपके पास 0.25. तो एक ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है. फटाफट नोट करो. वी विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन. समझ आ गई बात सबको, है ना. ये जस्ट बिगिन टू मूव है. अगर वो मूव करने लग जाएगा तो इक्वेशन क्या लगेगी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अभी वो जस्ट बिगिन टू मूव है तो बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल. आज डीपीपी 1 और डीपीपी 3 डिस्कस करूंगा क्लास में 8:30 लॉज ऑफ मोशन का. हो गया बेटा. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर फोर्स एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो. फिगर बना रहा हूं. इन द गिवन फिगर फोर्स एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो. फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो. ड्रॉ ग्राफ बिटवीन applied force and tension in the string. Draw graph between applied force and tension in the string. Graph between applied force and tension in the string. The coefficient of static friction between the block and ground is mu s. The coefficient of static friction between the block and ground is
म्यू एस। ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन से आपको एक और कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। देखो ये क्या कह रहा है, ये मान लो एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है और इसके साथ एक स्ट्रिंग लगी है और स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगा है और ये फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस सरफेस के म्यूएस की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, म्यूएस ही बोली हुई है ना, इस सरफेस की म्यूएस दी हुई है, ठीक है, इस सरफेस का म्यूएस। ध्यान से देखना, देखो जरा सा यहां पे समझना इस बात को। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे यहां तुमने एक रस्सी से बांध रखा है, किससे बांध रखा है, रस्सी से, स्ट्रिंग से बांध रखा है। स्ट्रिंग से भी कोई फोर्स नहीं लग रही, स्ट्रिंग से कोई भी फोर्स अभी नहीं लग रही है। अगर तुम मुझे खींचना शुरू करोगे इधर और मान लो मुझे मूव करने के लिए, मेरे सरफेस नीचे रफ है, मुझे मूव करने के लिए कम से कम 20 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है। कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, 20 न्यूटन। मेरे पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो मेरे पे फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी, 1 न्यूटन। क्या रस्सी में कोई फोर्स लगेगी अभी, नहीं, अभी तो रस्सी काम करना शुरू ही नहीं हुई है। बात को समझो, मैं यहां खड़ा हूं और रस्सी यहां से लगी हुई है, रस्सी खींचेगी तब जब मैं मूव करूंगा, अभी रस्सी बस रखी हुई है, जैसे ही मैं थोड़ा भी मूव करूंगा टेंशन फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी बस रस्सी स्ट्रेच है लेकिन रस्सी का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा। तुमने मुझे खींचना शुरू किया, 1 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन, स्ट्रिंग में फोर्स 0। तुमने मेरे पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन, स्ट्रिंग में फोर्स 0। तुमने मेरे पे 17 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स 17 न्यूटन, स्ट्रिंग में फोर्स 0। तुमने मेरे पे 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब स्ट्रिंग में फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही 20 न्यूटन से मैं थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करूंगा मेरे को स्ट्रिंग पीछे की तरफ क्या करने लगेगी, खींचने लगेगी। तुम जितना मेरे पे फोर्स लगाओगे उतनी फोर्स से स्ट्रिंग पीछे की तरफ खींचेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो यहां देखो दो बातें हो सकती हैं। ये म्यूएस से क्या पता चलेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय दिस सरफेस। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय दिस सरफेस कितना होगा, बोलो बेटा, म्यूएस इंटू एन, बोलो यस और नो। जब तक फोर्स म्यूएस इंटू 1 से छोटी होगी तब तक टेंशन का रूट क्या होगा, 0। तो देखो इसकी दो कंडीशन होगी, एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स। पहले केस, इफ एफ इज लेस देन म्यूएस इंटू एन, the block will, the applied force will balanced by, कौन बैलेंस करेगा उसको, फ्रिक्शनल फोर्स। यस और नो? जब अप्लाइड फोर्स किसके कम है, म्यूएस इंटू एन से, तो कौन उसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। Hence, there will be no tension force. There will be no tension force. बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन जैसे ही आप फोर्स बढ़ा दोगे, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, F is greater than μs into n. Now, tension force cannot balance the applied force. Now, tension force cannot balance the applied force. अब टेंशन फोर्स अप्लाइड फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकती, hence tension force will start acting in the string. Force will start acting in the string. और जैसे तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे टेंशन फोर्स की वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। As you will increase the applied force,
increase the applied force, tension force in the spring will also increase. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ग्राफ कैसा बनेगा बोलो बेटा? आपको ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना था? यहां ध्यान दो, ग्राफ किसके किसके बीच में बनानी थी? अप्लाइड फोर्स और टेंशन फोर्स, ठीक है? तो इस एक्सिस पे मेरे पास है टेंशन फोर्स और इस एक्सिस पे है मेरे पास अप्लाइड फोर्स। क्या होगा? कहां से कहानी बदल रही है? म्यूएस इंटू एन से, तो म्यूएस इंटू एन तक टेंशन फोर्स होगी तुम्हारे पास। इधर अप्लाई, इधर रख दो टेंशन फोर्स, है ना? इधर रख लो टेंशन फोर्स, इधर रख लो अप्लाइड। देखो अप्लाइड फोर्स मान लो 1 था तो टेंशन फोर्स 0, 2 था टेंशन फोर्स 0। कहां ध्यान है भाई? तो अगर ये फोर्स म्यूएस इंटू एन के बराबर है तब तक टेंशन फोर्स कितनी होगी? 0। और इसके बाद अप्लाइड फोर्स अगर आप बढ़ाओगे तो टेंशन फोर्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इन क्वेश्चन से आपको फ्रिक्शन के हर एक कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछ लो, फिर कंसेप्ट की बिना क्लैरिटी के तुम आगे नहीं बढ़ सकते इसमें। हाँ, फोर्स बढ़ाते जाओगे टेंशन फोर्स बढ़ती जाएगी। मान लो मैंने तुमको एक रस्सी से बांध रखा है और तुम आगे भागना चाह रही हो, तो तुम आगे के नीचे 1 न्यूटन की फोर्स लगाओगी, स्ट्रिंग में पीछे 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी। तुम आगे 10 न्यूटन की फोर्स लगाओगी, स्ट्रिंग में पीछे 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी। तो तुम जैसे आगे की फोर्स बढ़ाओगी टेंशन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। लेकिन पहले जब तुम मूव करना चाहती थी तो तुमको कौन बैलेंस कर रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स। तो म्यूएस इंटू एन क्या है? इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय दिस सरफेस। तो इस फ्रिक्शन से पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स से किसको बैलेंस कर रहा था? अप्लाइड फोर्स को। देखो अप्लाइड फोर्स लगा, इसको किसने बैलेंस? फ्रिक्शनल ने। फिर अप्लाइड फोर्स लगा, किसने बैलेंस कर दिया? फ्रिक्शन ने। म्यूएस इंटू एन की वैल्यू से जब आप, म्यूएस इंटू एन क्या बताता है तुमको? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन अब नहीं लग सकता। तो जब तुम इसके बाद फोर्स बढ़ाओगे तो अब फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं कर सकेगा, तो पीछे की तरफ क्या लगना शुरू हो जाएगा? टेंशन फोर्स। तो फोर्स अप्लाइड विल इंक्रीज, तो यहां से टेंशन फोर्स की वैल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज। आ रही बात समझ? पूरी कहानी क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो, वी विल डिस्कस द अनदर क्वेश्चन।
ओके बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लीस्ट पुलिंग फोर्स। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट यहां से सीखने को मिलेगा, है ना मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन से देखो मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन और मजेदार है, करते हैं उसको। आ जाओ लिखो, फाइंड द लीस्ट पुलिंग फोर्स which acting at an angle of 45 degree. Find the least pulling force which acting at an angle of 45 degree, acting at an angle of 45 degree with the horizontal will slide a body weighing 5 kg, will slide a body weighing 5 kg along a rough horizontal surface. 5 kg along a rough horizontal surface. Along a rough horizontal surface. If the coefficient of friction, mu s is equal to mu k, mu s is equal to mu k is equal to 1 by 3, is equal to 1 by 3. If a force, इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन, फुल स्टॉप, फिर सेकंड पार्ट लिखो क्वेश्चन का। If the force is doubled, if the force is doubled along the same direction, if the force is doubled along the same direction, find the resulting acceleration of the block. Find the resulting acceleration of the block. अगर तुमने फोर्स को क्या कर दिया बोलो बेटा, डबल कर दिया, तो आपको रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक को निकालने की जरूरत है। फाइंड द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो आ जाओ बेटा, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखो बेटा, डायग्राम आपको क्या दिया हुआ है, बहुत मजेदार। अपनी पूरी कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन पे रखो। कह रहा है ये एक ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया हुआ है, कितना बोलो बेटा मास ऑफ ब्लॉक 5 kg। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो यार, तुम लोग बिना क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हो। और इसके ऊपर एक फोर्स लगाई गई है, दिस फोर्स F इज अप्लाइड विच इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। फोर्स कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। एंड इट इज ऑल्सो गिवन टू यू दैट म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू 1 by 3। ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले पूछा है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में, क्या पूछा है बताओ? क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? लीस्ट, क्या पूछा है? लीस्ट पुलिंग फोर्स। क्या पूछा है बोलो बेटा? लीस्ट पुलिंग फोर्स that it will start sliding, that it will start sliding। बात समझ में आ रही है? आपको क्या पूछा गया है? लीस्ट पुलिंग फोर्स। इसका मतलब इस पे ये कितनी फोर्स लगाई जाए कि ये जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे। एक बात याद रखो, क्वेश्चन लिख लिया हर्षिता? फिर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो, ध्यान कहीं और रहेगा, बाद में सॉल्व नहीं होगा। ये F की वैल्यू आपसे क्या पूछी गई है? फाइंड द लीस्ट पुलिंग फोर्स, जिससे ये ब्लॉक क्या करना शुरू कर जाए? मूव करना शुरू कर जाए। जब भी आपसे लीस्ट पुलिंग फोर्स पूछे, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आ रही है? इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने कल आपको बताया था ना कि जब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बराबर हो जाए तो उस फोर्स पे बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जस्ट स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। तो फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करो। देखो इधर की तरफ क्या आएगा बोलो बेटा? F cos 45। ऊपर की तरफ क्या आएगा बोलो बेटा? ऊपर की तरफ क्या आएगा बोलो? F sin 45। नीचे की तरफ क्या आएगा बोलो बेटा? mg। ऊपर की तरफ क्या आएगा बोलो बेटा? नॉर्मल। और पीछे की तरफ क्या लगेगी यहां पर? फ्रिक्शन। बोलो, बात समझ में आ रही है? यही होगा।
मैंने फोर्सेस के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, ऊपर नॉर्मल बना दिया, नीचे एमजी बना दी, पीछे फ्रिक्शन बना दी। बोलो भाई क्लियर है पूरी बात? अच्छा जी, अब सबसे पहले जब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, लीस्ट पुलिंग फोर्स सो दैट द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग। तो पहले मैं फोर्सेस की इक्वेशन बनाऊंगा अलोंग वाई एक्सिस, फिर एक बार किधर बनाऊंगा, एक्स एक्सिस। तो पहले अलोंग वाई एक्सिस, ये ब्लॉक वाई एक्सिस के अलोंग रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में है यार। वाई एक्सिस के अंदर कहां ऊपर, कहां ध्यान है तुम लोगों का भाई? वाई एक्सिस के अलोंग ये ब्लॉक रेस्ट में है कि मोशन में है? यहां रखा ये ऐसे रखा हुआ है, फोर्स इधर लग रही थी, अपने आप ऊपर उड़ने लगेगा कि नीचे चला जाएगा? तो ये वाई एक्सिस के अलोंग किस चीज में है, रेस्ट में। तो वाई एक्सिस के अलोंग रेस्ट में है, तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो। सिखाया है ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से कि नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो देखो ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 2 एन एफ साइन 45, और नीचे क्या फोर्स लग रही है, mg। तो नेट फोर्स जीरो, एन प्लस एफ साइन 45 माइनस mg इज इक्वल टू जीरो। अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बॉडी रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, फोन अंदर रखो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहां से आप, ये आपके पास पहली इक्वेशन बन गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरी इक्वेशन किसके अलोंग बनाएंगे बोलो बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या फोर्स बनेगी, बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो ये फोर्स जब इसके बराबर हो जाएगा तो ये बॉडी क्या करने लगेगा, जस्ट स्लाइड करने लगेगा। ठीक है, तो इसके अलोंग क्या लिखोगे बोलो, एफ कॉस 45 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। अगर ये ब्लॉक मूव करने लगता ए एक्सेलरेशन से तो इक्वेशन क्या बनाते, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। लेकिन ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं, जस्ट मूव करने वाला है, जस्ट मूव करने वाला है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है लीस्ट पुलिंग फोर्स सच दैट इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग। मुझे वो मिनिमम फोर्स बताना है जिस पर ये जस्ट शुरू होने वाला है। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा, म्यू इंटू एन। बोलो भाई, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसी आएगी बोलो, एफ कॉस 45 इज इक्वल टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। बताओ यार, एन की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इक्वेशन 1 यूज करके एन की वैल्यू निकाल लो। इसको लेकर आओ, एन की वैल्यू क्या आएगी बोलो बेटा, ध्यान दो, mg माइनस एफ साइन 45। किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, एन की वैल्यू आ गई। तो एफ की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन के जगह पर mg माइनस एफ साइन 45 डिवाइडेड बाय कॉस 45। यहां से एफ की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है ना। सॉल्व करो, एफ की वैल्यू बताओ जल्दी से, समझ आई बात? हाँ जी बोलो भाई। कंपोनेंट ऐसे ब्रेक करते हैं कि दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट भी वो सेम आना चाहिए। कंपोनेंट ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, इस वेक्टर के एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है। अगर आपको सही चेक करना है कि कंपोनेंट ब्रेक किया है कि नहीं, तो दोनों वेक्टर में वापस आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, रिजल्टेंट वो आना चाहिए। कहां ग्राउंड से यहां से फोर्स यहां से लगी हुई है, तो आप वहां से कैसे लगा दोगे? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम है कि फोर्स यहां से लग रही है। दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का डायग्राम आपको क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, एज शोन इन द डायग्राम। तो ये आपको एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहां से सॉल्व करके जल्दी से मुझे एफ की वैल्यू बताओ। यहां से अगर मुझे एफ चाहिए तो इस इक्वेशन से एफ की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन अपॉन कॉस 45। मैंने यहां से एन की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए। सिंपल इक्वेशन बनाई है। मैंने बार बार आपको बोला है कि लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन आपको क्लियर होगी तो आप फ्रिक्शन की इक्वेशन को बहुत इजीली इक्वेट कर पाओ। फटाफट सॉल्व करो और मुझे बना के दिखाओ।
ये आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट, वहां फिर एफ नेट इज इक्वल टू एम, अगर वो मूव करना शुरू कर जाएगा, अभी तो जस्ट बिगिन करने वाला है, जस्ट बिगिन पे फोर्सेस हमेशा इक्वल होता है। एक्सेलेरेशन 10, कौन सी एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर पूरी बात बोलो ना, एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों एक ही बात है। हाँ जी बेटा 10 ले। ओके बेटा, इतना टाइम यार, क्या तुम लोग कैलकुलेशन करोगे बताओ? सुबह हो गई अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुई है तुम लोग। कितनी वैल्यू आ रही है हर्षिता? आज हो जाएगा? क्रिस्टी, इसमें क्या यार, सारी वैल्यूज दी हुई है, तुम लोग वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे हो। यहां से एफ को, यहां पे एफ अभी भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहां भी एफ है, यहां भी एफ है, आपको इसको एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसी को सॉल्व कर रहे हो तो कैसे आंसर आएगा? बहुत बुरा हाल है यार, तुम लोग जिस हिसाब से मेहनत नहीं करते हो ना। तुम्हारा आंसर कितना है? 50√2/4 गलत है। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, इस एक्सप्रेशन में अभी भी एक और एफ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो एफ कॉस 45। बेटा तुम लोग अगर जिस हिसाब से पढ़ रहे हो ना, पहले मैं क्लास खत्म कर लूं, मैं ऐसे नहीं होगा, बिना पेरेंट्स के होनी नहीं है बात, मैंने देख ली है। ये क्या हो जाएगा बोलो? यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन 45। एफ चाहिए पहले, दोनों एफ को एक तरफ लेकर आओ, एफ कॉस 45 प्लस म्यू एफ साइन 45 इज इक्वल टू म्यू एम जी। बेसिक कैलकुलेशन है बस, एफ कॉमन आ गया, कॉस 45 प्लस म्यू साइन 45 इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? म्यू एम जी अपॉन कॉस 45 प्लस म्यू साइन 45। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 1/3। एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10, cos 45 1/√3 √2 प्लस 1/3 इंटू 1/√2। आधा घंटा हो गया तुम लोगों से ये कैलकुलेशन नहीं हुई है, तो इसको सॉल्व करो। ये कितना आएगा? 50/3 इधर हो गया, और इन दोनों को √2 √2, इसको सॉल्व कर लो।
इसका एलसीएम क्या आएगा बोलो? 3√2 एलसीएम आ जाएगा। तो √2 से डिवाइड करोगे, 3 प्लस 3 से डिवाइड करोगे, √2 प्लस √2 से डिवाइड करोगे 3, तो 3 3 6, कौन मल्टीप्लाई होगा? अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाइड है ना? हाँ, ये 3√2 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? √2। हाँ ये दोनों तो मल्टीप्लाइड है, यस एग्जैक्टली। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 3√2। √2 से डिवाइड करेंगे 3, और √2 आ जाएगा तो 3√2 आ जाएगा तो 1, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया मेरे पास? 4। तो ऊपर क्या चला जाएगा? 3√2/4 है ना? 3 और 3 कैंसल आउट हो गया, 2 से 2, 2 से 25, तो आंसर इज 25/2√2 है ना? इसको √2 के फॉर्म में नीचे लिख दो, तो ये हो जाएगा 25/√2। 25/√2 आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में बोला है अगर फोर्स को F से इंक्रीज करके 2F कर दिया गया तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? फटाफट इसको जब नोट डाउन करो, फिर एक्स, समझ आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे खुद से करके दिखाओ, कॉपी देख। हाँ मेरे को एफ निकालना है यार, इसमें क्या है मैथमेटिक्स से? अरे यार एफ चाहिए मेरे को, तो सबको उधर ही ले जाऊंगा ना, तभी एफ की वैल्यू आएगी। इधर रख के कैसे एफ की वैल्यू आएगी यार? इसमें क्या है, तो बेसिक मैथमेटिक्स है। अरे यार एफ को चाहिए तो म्यू एम जी लिख दिया, ये सारे टर्म को लाके इधर डिवाइड कर दिया, सबकी वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट कर दी। इसका सेकंड पार्ट करके देखो यार, जब फोर्स इंक्रीज कर दिया गया है एफ से 2F, तो फ्रिक्शनल फोर्स की कितनी वैल्यू होगी ये मुझे निकाल के बताओ। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा कि जब फोर्स F से 2F हो जाएगी तो अब वो ब्लॉक रेस्ट नहीं होगा, इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो फिर उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वाई एक्सिस पे ब्लॉक की कोई मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन एक्स एक्सिस पे ब्लॉक क्या करना लगेगा? एक्सेलरेटिंग मोशन में हो जाएगा। तो फिर वहां से हम उसको सॉल्व करेंगे। रब कर दो इसको, ये वैल्यूज तो याद कर लो।
एक्सेलेरेशन की वैल्यू गलत है छोटी। कितनी? नहीं नहीं नहीं। दे दिया, 2 मिनट दे दिया जी। ट्राई करो हर्षिता, सॉल्व कर दो यार तुम। तुम्हारी चॉकलेट मैंने रखी हुई थी, रिदम खा गई। सर नहीं, मैंने नहीं खाई। 1/4 गलत है। यस बेटा, तभी एक्सेलेरेशन पूछिए, कैसी बातें करता है बेटा, नहाया करो। रुका हुआ में कैसे एक्सेलेरेशन? हाँ जी, कौन एक्सेलेरेशन कैसे होता है गोबर कहीं का? इसलिए तो मैं भी बोल रहा हूं। एक्सेलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव में कैसे होगा यार? तुम थोड़ा सोच के बोला करो। तुम बिना सोचे बोलता होता कुछ भी, इससे पता लगता है तुमको कुछ नहीं पड़ता, तभी मैं खिंचता हूं। कैसे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी? आगे फोर्स लग रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है डी एक्सेलरेशन। एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो डी एक्सेलरेट कैसे हो सकती है ना? तुम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते यार। इट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग।
चलो आज नहीं होगा तुम लोगों से, मैं करूं 8:30 फिर क्लास है। समझना जरा बात को, कंसंट्रेट करोगे। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्या करोगे एग्जाम्स में, सोचो तुम लोग थोड़ा। ये बॉडी है, ये फोर्स कितनी लग रही है, 2F। ये एज इट इज है, इधर क्या हो जाएगा, 2F cos, दिस एंगल इज 45 डिग्री, 2F cos 45। ऊपर के तरफ 2F sin 45, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, पीछे की तरफ फ्रिक्शन। और अब बोला गया है F फोर्स पे वो जस्ट मूव करने वाला था, तो फोर्स डबल करेंगे तो डेफिनेटली वो मूव करने लगेगा। तो विद डबल फोर्स दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ऊपर तो मूव कर नहीं सकता, नीचे तो मूव कर नहीं सकता, इधर मूव करेगा विथ एन एक्सेलरेशन a। फिर इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, पहले वाई एक्सिस कर, वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी किस चीज में है, रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो फोर्स नेट इज इक्वल टू 0, तो ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n प्लस 2F साइन 45 माइनस mg इज इक्वल टू 0। यहीं से n की वैल्यू निकाल लो पहले, इसमें तो कुछ भी चेंज होना नहीं है, केवल 2F हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg माइनस 2F साइन 45। n की वैल्यू मैंने निकाल ली, क्योंकि हमने पीछे देखा है फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें n की जरूरत पड़ती है। अब मैं इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस लगाऊंगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या इक्वेशन बनेगी, फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सुनो सुनो मेरी सुनो, अब फोर्स लग रही है 2F sin 45 और पीछे कितनी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन। ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, ऑब्वियसली इधर, फ्रिक्शन थोड़ी खींच के लेके इधर चला जाएगा, इधर ही मूव कर रहा होगा। तो नेट फोर्स, कौन सी फोर्स बड़ी है, 2F sin 45 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर कहां आया है भाई, सही से क्या मतलब है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा म्यू इंटू एन। एफ की वैल्यू हमने पीछे निकाल रखी है, एफ की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, मैं इक्वेशन बना देता हूं पहले, उसके साथ आंसर भी तुमसे नहीं आएगा, वो भी दोबारा सॉल्व कर दूंगा। तुम लोग तो एफर्ट भी नहीं डालते ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 2F sin 45 माइनस फ्रिक्शन के जगह पर म्यू इंटू एन, तो इट विल बी म्यू इंटू एन के जगह पर mg माइनस 2F sin 45, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे हमें हर चीज की वैल्यू पता है, तो इस इक्वेशन से डायरेक्ट एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बन रही है। अगर तुमने जस्ट केवल स्टेप्स फॉलो किए होते ना, 5 मिनट में भी नहीं लगता आंसर आ जाता। म्यू mg माइनस 2F sin 45 डिवाइडेड बाय m। केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, वो भी तुम लोगों ने नहीं किया बेटा, थोड़ा तो शर्म करो खुद पे। 2 इंटू एफ की वैल्यू पीछे निकाली थी, कितनी आई थी एफ की वैल्यू, 25 बाय रूट 2, दिस इज 25 बाय रूट 2। साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 माइनस म्यू mg, म्यू की वैल्यू 1 बाय 3, एम की mg कितना हो जाएगा, 1 kg का ब्लॉक था 5 kg, तो m विल बी 50 माइनस, हाँ वैल्यूज ही बताओ मेरे को, इसमें तो हेल्प करोगे ही। 2 इंटू एफ 25 बाय रूट 2 इंटू साइन 45 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय की वैल्यू कितनी है 5। ये सॉल्व हो सकेगा कि वो भी कर दो, क्या नया काम किया मैंने यहां, मैंने जस्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन बनाई, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो।
अरे यार तुम अभी तक लॉज ऑफ मोशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा ना, तुम्हें जब कहता हूं नोट्स बनाने के लिए तू बात नहीं मानता होता, तेरे डाउट्स ना यार मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसका मतलब होता है कि तेरे को लॉज ऑफ मोशन भी नहीं क्लियर है। श्योर करने के लिए क्यों पूछोगे बेटा इसकी डायरेक्शन किधर है, क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे,